ये फोन मत लेना है दोस्त। अब जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम एक पड़ाव पे हैं। आप 25 साल के हो गए। 25 साल एक अच्छी एज मानी जाती है। लगभग 25 साल से नीचे तो कोई नहीं होगा यहाँ पे, नहीं ना, सभी लोग ऊपर ही होंगे। 25 साल में बहुत सारी संभावनाओं पे हमें पहुँच जाना चाहिए था, है ना। आज अगर गौर से देखो, मुआयना करो हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी का, तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमें अपनी आर्थिक मजबूती को सुदृढ़ करना है। लक्ष्य है, मतलब मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगा आपसे कि पैसा कुछ नहीं होता है, पैसे की तरफ मत जाओ, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? पैसा है ना। इसके अलावा तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। किसी भी तरीके से हमें कोई या तो जॉब अच्छी मिल जाए, किसी भी तरीके से या तो हमारा कोई व्यापार अच्छा हो जाए, या कोई हम पे कृपा कर दे, कोई हमारा हाथ खींच ले, है ना, कोई हमें ऊपर की तरफ ले आए किसी तरीके से, कोई सपोर्ट कर दे, किसी ग्रुप का हम हिस्सा बन जाएं, किसी संस्था का हिस्सा बन जाएं। लेकिन अल्टीमेटली हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि हम लोगों को पैसे कमाने हैं। और पैसे क्यों कमाने हैं? जीवन यापन के लिए, कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, शक्ति का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जितनी भी लग्जरी है दुनिया में, है ना, वीर भोग्य वसुंधरा, तो वसुंधरा पे जितनी भी भोग है वो वीरों को मिलना चाहिए। और वीर हम तभी कहलाएंगे जब हमारे पास अर्थतंत्र अच्छा हो। अच्छा, कोई भी काम ज़िंदगी में, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे इस भी वार्ता में आप लोग आए हो, तो क्या बिना आपका सेंस जो है, समझ को अप्लाई किए हुए आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। संभावना है इस चीज़ की? नहीं कर सकते। अगर हम आज जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर हमें सच में करोड़ों रुपए मिल भी जाएं, तो आपको क्या लगता है कि हम किस स्थिति में होंगे उसके बाद? अभी जिस स्थिति में उससे बेहतर होंगे। और वो 1 करोड़ रुपए आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकता है? हमारी ज़िंदगी सुधार देगा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन आप अगर गौर से, जितने भी लोगों को एकदम से पैसा मिला है, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी कौन होता है? उल्लू होता है। तो जब लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, तो वो जब भी आपके पास इंस्टेंट मनी आएगा, आप उल्लू बनना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है। तो हमारी जितनी भी अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेके, जॉब को लेके, पैसों को लेके जो हमारी अप्रोच है, वो डायरेक्ट पैसे पे है। हम पैसा हिट करना चाहते हैं। लेकिन अगर पैसा अकेला ही सब कुछ कर सकता, तो बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर चुके थे। क्योंकि पैसा तो लगभग हमारे पास इतना हमेशा से रहा होगा कि कुछ ना कुछ किया जा सके। क्योंकि वो बोलते हैं 100 रुपये से उन्होंने व्यापार खड़ा कर लिया। तो इसका मतलब कि पैसा अकेला ज़िंदगी का सूत्र नहीं हो सकता। पैसा चाहिए हमें, पैसा तक पहुंचना है, लेकिन पैसे तक पहुंचने के लिए आपको कुछ ना कुछ रास्ते तय करने पड़ेंगे। वो रास्ते कैसे तय करोगे आप? नॉलेज से, समझ से, है ना। तो अभी हम सब का ज़िंदगी का जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स है। हम पैसे को टारगेट कर रहे हैं, पैसे से शक्ति को टारगेट कर रहे हैं, और शक्ति से ज्ञान को टारगेट कर रहे हैं। यही तो है। इसका मतलब है कि हम देवी की उपासना भी उल्टे क्रम में कर रहे हैं। हम पहले लक्ष्मी जी की उपासना कर रहे हैं, फिर दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं, फिर हम किसकी उपासना कर रहे हैं? सरस्वती माँ की। जिसके पास बेसिक सेंस नहीं है ज़िंदगी का, वो आगे कैसे बढ़ेगा? अब हम जिस सेंस की बात कर रहे हैं, अब आज आप सब लोग बैठे हो, आपको क्या लगता है 2 साल बाद, 4 साल बाद आपके जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा? आप कहाँ पहुँच जाओगे? बहुत कीमती सवाल है ये। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हमारा करियर क्या होगा? मैं और थोड़ा सा इसको, सवाल को एलेबोरेट करता हूँ, फिर आपको जवाब देने में मज़ा आएगा। जो वर्तमान कंडीशंस हैं, इस परिस्थिति में आप जो भी काम कर रहे हो, क्या मशीनें उस काम को कर सकती हैं? काफ़ी हद तक नहीं कर पाएंगे। काम क्यों नहीं कर कौन सा काम करते हो आप? इवेंट का काम करते हैं, मशीनें काम करती होंगी। इवेंट का काम करते हैं, मशीनें काम करती हैं। क्या करते हो इवेंट में आप? इवेंट में सारा कैटरिंग हो गया, टेंट हो गया, डेकोरेशन हो गया, सारा काम करवाते हैं। लेकिन इसमें मशीनें कहाँ से कर लेंगी? मशीनें हेल्प कर सकती है, ना कि कर सकती है। दिमाग तो आप ही का लगेगा, हमारा लगेगा। रोबोट्स होते हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं।
आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जैसे ये काम करते हैं, इनका काम मैं एलोबरेट करता हूँ। जैसे कोई इवेंट हुआ बड़ा सा, उस इवेंट में शादी भी हो सकती है, शादी का जो फंक्शन हो रहा है उस फंक्शन में लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, उनको सर्विंग होगी, कैटरिंग होगी, उनके लिए खाना बनेगा। ये काम मशीनें कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? एक हद तक कर सकती हैं आज। सर फीचर्स तो डालना पड़ेगा, क्या फीचर्स तो डालना पड़ेगा जैसे? मशीनों में। वो तो इंसान ने डाल दिया। तो बगैर इंसान के कहाँ कर आपका जवाब है नहीं कर सकती, ठीक है। इनका काम मशीन नहीं कर सकती। कोई और किसी का काम किसी को ऐसा लगता है मशीन नहीं कर सकती? देखो सोचो, हम यहाँ पे देखो सवाल जवाब के लिए नहीं बैठे, हम समझने के लिए बैठे। आपकी समझ से मैं सीखूंगा और हो सकता है कि कुछ उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, क्योंकि हम यहाँ ऐसी बात करने बैठे हैं जो बहुत कीमती है और बहुत रिलेवेंट है इस समय पे हमको समझना। हम ये कोडिंग करते हैं, इनको खुद पता है कि कोडिंग का फ्यूचर कितना खतरनाक है। एआई ऑटोमेट करने लगी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या थी कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रोग्राम्स बना सकते थे। आपको गाड़ी चलाना सीखना है, आपने प्रोग्राम बना लिया, अब गाड़ी चल रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, आपने एक प्रोग्राम बना लिया लंबे समय पे। प्रोग्राम बनाने का मतलब कि आपने 20, 25, 30 दिन जगह सुबह आप थोड़े से, और वो प्रोग्रामिंग हो गई, फिर आप अपने आप उठ जाओगे, फिर आपको दिक्कत नहीं है। कार चलाते समय, मोटरसाइकिल चलाते समय कब ब्रेक लगना है, कब क्लच दबाना है, कब गियर चेंज करना है, आपको नहीं ध्यान रखना पड़ता, होता है, ये अपने आप होता है। इसका मतलब कि हमारे पास प्रोग्राम बनाने की क्षमता थी। हम जो चीज़ देखते थे, सीखते थे, कुछ ना कुछ बन जाता था हमारे अंदर। जैसे बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो प्रोग्राम बन गया, आपके एक्सपीरियंस से प्रोग्राम क्रिएट हो गया। मशीन हम सबसे सीख रही है, जैसे आप तो अकेले सीखते हैं, अब वो मशीन क्या है, हम सबसे सीख रही है। कैटरिंग का काम करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता था। अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आई तो लोगों को लगता था कि भाई वीडियो बनाने के लिए, शूट्स करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिजाइनिंग करने के लिए मशीन मतलब आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सोचेगा तभी हो पाएगा। जनरेटिव इंटेलिजेंस ने सारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया, एआई ने प्रोग्रामिंग को ख़त्म कर दिया, डिजाइनिंग सेंस को ख़त्म कर दिया। ऑटोमेटिकली वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, आपका चेहरा और आपकी आवाज़ चाहिए, कोई भी वीडियो बन सकता है, किसी भी भाषा में बन सकता है, उसी वॉइस टोनलिटी में, उसी एक्सेंट में जो आप कहना चाहो उसमें बन सकता है। क्रिएटिव जॉब ख़त्म। 3D प्रिंटिंग से क्या हुआ कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ये माइक बना सकते हो, कैमरा बना सकते हो, दीवारें बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो, एसी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। 3D प्रिंटिंग का तो यही मतलब हुआ। आप कंपटीशन करते थे, आपको लगता था कि आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, एक्सेल शीट बना रहे हो, डेटा रिकॉर्ड कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, वो मशीनें करना शुरू कर दी हैं। फैक्ट्री की फैक्ट्री में हज़ारों जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते थे, पूरी की पूरी फैक्ट्री ऑटोमेट हो गई। वहाँ पे रोबोट्स आते हैं, इक्विपमेंट को उठाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, असेंबलिंग करते हैं, ऑटोमेटिकली ड्राइव होना शुरू हो गया। 24/7 काम करते हैं। आपकी क्षमता कितनी है काम करने की? 12 घंटे भी बहुत होते हैं, हम नहीं करते, हम 4-5 घंटे भी काम। देखो 6-7 घंटे तो आप हम सबको अंगूठा घिसना है, अब उसके बाद हम क्या काम कर लेंगे? तो 4-5 घंटे भी हम सिंसियर काम नहीं करते, और काम के नाम पे तो शायद हम 2 ही 3 घंटे काम करते होंगे, क्योंकि बाकी टाइम हम काम टाइम पास के लिए करते हैं। क्योंकि लेबर सेंट्रिक जितने भी काम हैं वो धीरे धीरे मशीन कर लेगी। आज गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है, कल ड्राइवरलेस कार हो जाएंगी। आज डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है, कल ड्रोन डिलीवरी हो जाएगी, है ना। परमानेंट जॉब पूरी तरीके से ख़त्म, गवर्नमेंट जॉब निकालेगी नहीं, क्योंकि काम कहीं है ही नहीं, सारे काम मशीन करेगी। होटल्स भी हम खोल के बैठे हैं, लेकिन होटल्स पे जिस दिन हम, आप सोचो आपके हाथ में क्या है, सब कुछ ऑनलाइन आता है, सब कुछ आ रहा है, हमारी डिपेंडेंसी है, किसी ना किसी पार्टी पे डिपेंडेंसी इसने कंट्रोल कर रखा है। कल ये ऑटोमेट होना शुरू हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि लोगों के काम वहीं से हो जाएंगे। यहीं पे 3D प्रोजेक्शन किया, बंदा यहीं पे आ गया, आना कम हो गया। धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर सेक्टर में रिसेशन आएगा, और ख़ास तौर से उस सेक्टर में जिसमें आपकी स्किल इन्वॉल्व है। एक बड़े होकर हम क्या बनना चाहते थे कि साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, एक्टर, डांसर, सिंगर, ये सारे काम मशीन हमसे बेहतर कर सकती है। आज कर सकती है, कल और ज़्यादा एडवांस करेगी। तो इसका मतलब कि हमें देखने की ज़रूरत है कि ज़माना किस तरफ जा रहा है, देखने की ज़रूरत है कि नहीं। आज हम अगर पैसे को भी हिट करना चाहते हैं तो बिल गेट्स या जितने भी एलॉन मस्क हैं, इन सभी की एक बहुत बड़ी स्टडी है। ये लोग बोलते हैं कि आपको देखने की ज़रूरत है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद दुनिया किस तरफ जा रही है, आप उस तरफ देखना या सोचना शुरू कर दो, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम देख ही नहीं सकते कि अगले 6 महीने में दुनिया कहाँ जा रही है।
हर दिन मशीन सीख रही है, हर दिन मशीन इतना सीख ले रही है, इतना कंपटीशन जनरेट हो जा रहा है, नया प्रोग्राम आ जा रहा है, नई स्किल आ जा रही है कि हमारे काम खत्म हो जा रहे हैं। यही तो हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम सबको मजबूत होना है, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर हम सबको मजबूत होना है तो क्या हमें नहीं वॉचफुल रहना पड़ेगा कि दुनिया बदल रही है, तो इसके लिए हम भी अलर्ट हो जाएं, जागरूक हो जाएं। जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है पता तो होना चाहिए आपको। क्या है आपके देश की इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी क्या है, देश की जीडीपी क्या है? आपके numbers पूछ रहा हूँ। हाँ, 2024-25 में क्या है साइज इसका? I think 3-3.5 के around कुछ। ट्रिलियन, तो लगभग 77 लाख करोड़ के आसपास है ना। 77 लाख करोड़ की इकोनॉमी में आप हम सबका योगदान क्या है? हम टैक्स पे करते हैं तुम्हारे ऊपर। हम टैक्स पे करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं। उन टैक्सेस पे करने के लिए हम कमाते हैं, उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं। मतलब अल्टीमेटली हम काम किस लिए कर रहे हैं? टैक्सेस पे करने के लिए। अब इसके बाद आप अगर एवेल्यूएट करोगे, कितनी आबादी है आपके देश की? 150 करोड़ होगी आराम से, क्योंकि हम सब बहुत मेहनत में लगे हुए हैं। क्योंकि काम यही है ना हमारे पास, 150 करोड़ लोग खाली बैठे हैं सबके सब। तो पूरी की पूरी ताकत से वो क्या करें? जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट हो जाए, इस पर बहुत मेहनत और प्रयास हो रहा है, लगातार हो रहा है, ये नहीं रुकने वाला। अब जो ये आपकी देश की इकोनॉमी है वो दुनिया में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल है वो कितने लोगों के पास है? 1% दुनिया के जो लोग, अपने भारत के जो लोग हैं, हमारी 40% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हम 100 लोग हैं यहाँ पे, तो जो एक आदमी है वो 40 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, और जो 10 हैं वो 90 लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। 10% जो टॉप रिचेस हैं वो पूरी 90% इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं। केवल दुनिया, इन भारत के 16 लोग, केवल 16 लोग, 60 करोड़ लोगों से ज़्यादा उनकी वेल्थ है, केवल 16 लोगों की। हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि कैपिटलाइजेशन इज ऑन हाई। जब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहेगा, सिचुएशन नहीं रहेगी, बिजनेस नहीं रहेगी। बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस के नाम पे हम उनके इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। जॉब के नाम पे हम उनके गुलाम हैं, वो मशीन के, कि वो बताती है कि ऑर्डर आपको पिक हो गया, उसको रिसीव करो और जाके डिलीवर कर दो, कल ड्रोन कर देगा। बिजनेस के नाम पे हमारे पास क्या बचा है? हम केवल और केवल इंस्ट्रूमेंट है ना। जैसे हमने मकान ले लिया है, रेंटल जिसके पास है, ठीक है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। लेकिन एज ए बिजनेस हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है? आप क्या बिजनेस करोगे? आप दुकान खोल पाओगे? दुनिया की सबसे बड़ी दुकान अमेजन, फ्लिपकार्ट पे खुलती है। आप उस पर दुकान नहीं खोलोगे, आपकी चलेगी नहीं। कल आप व्यापार करते थे, बुटीक खोलते थे या कपड़ों की दुकान खोलते थे, 10 लाख का आपका बजट है, 7-8 लाख रुपए तो आपने दुकान को सजाने में खर्च कर दिए, और 3-4 महीने में आपकी दुकान बंद हो जाती थी, क्योंकि किराया, लड़के का जो सैलरी वैलरी देते थे, ख़त्म हो जाती थी। आज आपको उन पे दुकान खोलनी पड़ेगी, जाकर डिजिटल मार्केटिंग उनकी करनी पड़ेगी आपको। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे एआई के नए तरीक़ों को, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम सब कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं। अब जो 6-7 घंटे हम लोग अंगूठा घिसते, इससे फ़ायदा किसको है? 60 लाख करोड़ की लगभग इंडस्ट्री हो रही है डिजिटल मार्केटिंग, इवन मोर देन दिस, अगर हम उसमें बात करें ब्लैक में। इनके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो बेचते क्या है? वो हमारे और आपके इंप्रेशन ही तो बेच रहे हैं। हम पगला जाते हैं ना फालतू के फ़ोटोज़ और वीडियो देख के। दे आर सेलिंग दैम। फेसबुक क्या बेचता है? फेसबुक क्या बेचता है? हमारे लाइक कमेंट ही तो बेचता है, हमारे शेयर तो बेचता है। क्या बेच रहा है? उसके पास प्रोडक्ट क्या है? इंगेजमेंट इज़ द प्रोडक्ट। इंगेजमेंट किसका होगा? हमारा और आपका। लेकिन आप इनका वीडियो लाइक नहीं करेंगे, आप सुमित की फ़ोटो लाइक नहीं करेंगे। सुमित इसी बात पे गुस्सा है आपसे। ये डिफरेंस हमारा क्रिएट हो रहा है ना? नहीं हो रहा है। अब ऐसे पूरे के पूरे सिनारियों में अगर आप समझो, अगर थोड़ा सा भी आप इस बात को समझ पा रहे हो, ये समय आपके लिए बिल्कुल बदलाव का है। या तो आप ख़त्म हो जाओगे या इस पर सवार हो जाओगे। कल की पिक्चर देखी है ना आपने? कल की में पैलेस के अंदर लोग और पैलेस के बाहर। अगर हमें पैलेस के अंदर रहना है तो हमें सवार होना पड़ेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर इस टेक्नोलॉजी को हमने नहीं समझा, हम इससे जितना दूर रहेंगे उतना हम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। नए तरीके, नई सोच। आज लिखने के लिए आपको बहुत सारा कुछ लिटरेचर नहीं छापना है। एक ऐप आती है, उस पर बोल दोगे कि ये लिख दो हमारे लिए, वो आपके लिए बेहतर से बेहतर लिख देगी।
लीगल प्रैक्टिस के लिए आपको नोटिस टाइप करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, लिख दोगे कि ऐसा ऐसा टाइप कर दो, हो जाएगा। दवाओं की रिसर्च करने के लिए कुछ भी, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी और हैंडी, आप कर सकते हैं। अपने लिए नए करियर की संभावनाओं को भी प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। अब इस पूरी की पूरी अप्रोच में अगर हम कुछ भी छोटा भी करना चाहें, आपका कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इस समय पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले नई चीज़ों को समझना, क्योंकि बदलाव तेज़ी से हो रहे हैं। पिछले 1000 साल की डेवलपमेंट 10-15 साल में हो गए। पहले 10-10, 15-15, 20-20 साल में चीज़ें बदलती थी। हमारे तो बचपन से लेकर अभी तक कोर्स करिकुलम नहीं बदला है, और यहाँ पे हर रोज़ सीखने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब आपको रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। अब अगर इन सिनारियो को देखें तो हमारा ज़िंदगी वॉलेटाइल है कि नहीं है एज ए करियर? है। मतलब मजबूत स्थिति बनती है कि हमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी काम करें, अगर समाज हमारे लिए सहयोगी नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होनी शुरू हो जाएगी। समाज को तो सहयोगी बनाना पड़ेगा। अब समाज के लिए भी हमें जड़ों में जाना पड़ेगा। बिना जड़ों को, जैसे हम यहाँ बैठे हैं 10-15 लोग या 8-10 लोग, ये 10-15 लोग अगर निर्णायक हो जाएं किसी भी चीज़ में, एक दूसरे के लिए सहयोगी हो जाए, तो काम करना आसान होगा, मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। जैसे हम कोई प्रोडक्ट ही बेचते हैं, सपोज करो कोई हमारे पास रियल एस्टेट का ही है, अगर हम अपनी तरफ से इसको सपोर्ट कर दें कि दो चार रेफरेंस वो मिल गए, 2-4 उनसे मिल लेना, वो तुम्हारा काम कर सकते हैं, वो इंटरेस्टेड थे, तो आपके लिए आसान हो गया ना। किसी का होटल ही चल रहा है तो उस होटल को हमने ही अपने सर्कल में प्रमोट कर दिया, मेरे दोस्त का होटल है, जाना अपने आप लेना, आपने सपोर्ट कर दिया ना। कोई सेल्स ही कर रहा है किसी प्रोडक्ट की, इंश्योरेंस ही बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, अगर हमने सबने सपोर्ट कर दिया तो वो काम चल जाएगा ना उसका। तो इसका मतलब ये व्यवस्थाएं जिसमें ये हमारा स्ट्रगल है, वो हमारे ही सपोर्ट से चलने वाला है। हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि हमें या इनको आके सपोर्ट कोई और करेगा, कोई दूसरा बॉस करेगा, कोई दूसरे मोहल्ले के लोग करेंगे, दूसरे शहर के लोग करेंगे? हम आपस में एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसी व्यवस्था को समझने के लिए ज़रूरी है कि अप्रोच जो है, जैसे जो प्रकृति का भी पूरा पूरा निर्माण हुआ होगा, ब्रह्मा जी के पास अगर बुद्धि नहीं रही होगी तो वो नहीं कर पाए होंगे, है ना। जब हम ऊपर बैठते हैं, किसी भी ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो हमें चीज़ें क्या होती है, क्लियर दिखना शुरू हो जाती हैं। तो ब्रह्मा जी बिना माँ सरस्वती की सहायता के, सरस्वती का मतलब ज्ञान, सरस्वती का मतलब शिक्षा, सरस्वती है ना, जो पूरी रिदम में है, जो पूरे रस में है, जिनके पास हर चीज़ का निचोड़ है, वो है सरस्वती। सतत बहने वाली, जो सदा बह रही है ज्ञान की धारा, वो सरस्वती हैं। अब माँ सरस्वती की सवारी क्या है? सफ़ेद हंस, वाइट स्वान, है ना। अब हंस कहाँ उड़ता है? ऊंचाई पे उड़ता है, स्टेबल उड़ता है ना, लॉन्ग डिस्टेंस उड़ता है ना, लंबा चला रहता है। सूत्र है ना, माँ सरस्वती ऐसे ही थोड़ी माँ सरस्वती है, क्योंकि वो ऊपर से सब देख रही है। तुम्हारी ज़िंदगी में जिस दिन तुम्हें सारी चीज़ें स्पष्ट दिख जाएंगी, तुम उस काम को बेहतर करोगे, खराब करोगे? तुम्हारी समझ बढ़ जाएगी, तो उस काम को जो तुम आज कर रहे हो, उससे अगर तुम 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो ज़्यादा कमाओगे या कम कमाओगे? है ना। समझ बढ़ा लोगे तो अपनी हेल्थ को बेटर कर लोगे या खराब कर लोगे? जिस समझ को हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ वैल्यू नहीं उसकी, अगर उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया, अभी हमारे पास एक सवाल का जवाब नहीं था, अस्तित्व तो खतरे में आ गया कि हम सनातनी क्यों हैं। समझ की तो बात है, कभी हमने अपने आप से पूछा ही नहीं कि हम क्यों सनातनी। पापा से नहीं पूछा, पंडितों से नहीं पूछा, आचार्यों से नहीं पूछा, हम क्यों सनातनी, हमें पता ही नहीं। तो समझ विकसित करनी जरूरी है या नहीं है? तुम बताओ, है या नहीं है? तुम जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी सैप और जो कौन सी लैंग्वेज बताई थी तुमने, एवैप, ये इसमें जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, अगर तुम अपडेटेड हो तो आज जो भी पैकेज तुम्हें मिल रहा है, अगर तुम उसमें सच में एडवांस हो, तुम्हारे पैकेज में 10 टाइम्स की ग्रोथ होगी या नहीं होगी? क्योंकि एडवांसमेंट से तुम टच कर रहे हो ना, जो चीज़ें कोर पे है, फाउंडेशन पे, उनको समझ रहे हो ना। आज जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नई समझ होती है, तो हम सब बेहतर होते चले जाएंगे। समझ से हमें दूसरी चीज़ मिलती है, हमें कैपेसिटी बिल्ड करने का मौका मिलता है। इसलिए हमारी दूसरी देवी क्या हैं, जो मेंटेन करती हैं। जैसे भगवान विष्णु, जो भगवान शिव को माना है ना हमने, तो शिव के साथ एक शब्द जुड़ा है, शक्ति। शक्ति का प्रतीक किसको माना जाता है? माँ दुर्गा का, है ना। माँ दुर्गा की सवारी क्या है? शेर है, ताकत है। बिना समझ की ताकत किसी काम की नहीं है। आज अंधभक्त हैं, कट्टर सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं,
आंख बंद है, शेर है, ताकत है अनलिमिटेड। अगर समझ के साथ प्रयास किया जाए तो आप अपनी बात रख पाओगे ना। अल्टीमेटली एजेंडा क्या है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, यही तो एजेंडा है। लेकिन कौन सा धर्म, आपको खुद ही नहीं पता है सनातन धर्म क्या है, तो क्या आगे बढ़ाओगे? तो शेर की सवारी भी तो बिना बिना समझ के नहीं की जा सकती, की जा सकती है। आपको ताकत चाहिए ना, ताकत चाहिए। अपने आसपास का फोर्ट्रेस बिल्ड करना है। माँ दुर्गा का नाम क्यों माँ दुर्गा है? दुर्ग, दुर्ग का मतलब फोर्ट्रेस, दुर्ग का मतलब दीवारें चारों तरफ, किला, किलाबंदी। किले को कौन प्रोटेक्ट करता है? वॉरियर्स प्रोटेक्ट करते हैं। एक शेर होता है, शेर जिस एरिया में रहता है उस एरिया में कोई जाता है क्या? तो अगर हम सबको शेर बनना है तो ऐसी समझ विकसित करो कि आसपास के लोगों को मोबिलाइज कर सकें, आसपास के संसाधनों को मोबिलाइज कर सकें। बेहतर होगा, खराब होगा, है ना? और जब हमारे पास समझ है, शक्ति है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी या नहीं होगी? होनी ही है। काम करने से और समझ के काम करने से ही तो पैसा आता है। अल्टीमेटली तो पैसा वैसे ही आता है। इसका मतलब हमारी अप्रोच उल्टी है। थोड़ा सा हमें बस समझ के साथ अपनी पावर को डेवलप करना है और आगे बढ़ जाना है। अब जैसे आज हमें एक चीज़ पता लगी कि हमारी जो तीनों देवियां हैं या तीन गुण हैं जो प्रकृति के, सत रज तम जिनको हम बोलते हैं, वो तीनों देवियों का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है। वो कौन कौन सी देवियां हैं? माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी। इन्हीं के गुण तो हमें लेने हैं, यही गुण तो हमारे अंदर विद्यमान है। अगर हम कार चला रहे हैं और कार के केवल एक्सीलेटर पर पैर रख दें तो क्या होगा? टकराएंगे हम, है ना? जो बैलेंस है, बैलेंस किससे आएगा? समझ से आएगा। उस समझ को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। इस समय पे अगर हमने अपनी समझ को विकसित नहीं किया, समझ का मतलब ये नहीं होता है कि बस समझ समझ समझ। अभी आपसे कोई पूछ ले चार बातें कि मुझे आज बहुत अनईजी लग रहा है, मैं क्या करूं? आपके पास 50 ओपिनियन है उसको देने के, 50 सजेशन है बताने के लिए। लेकिन जितना हमारे पास बताने के लिए है, क्या हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो फंडामेंटली है क्या, हम सबको करना क्या है? जो बात मैं आप सबके दिमाग में लेके आना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने फंडामेंटल्स मजबूत करने की ज़रूरत है। धर्म के साथ हमें जुड़ने की ज़रूरत है, और उस धर्म से जुड़ने की ज़रूरत है जो धर्म शाश्वत है, सनातन है। सनातन का मतलब क्या होता है? इटर्नल। इटर्नल का मतलब एक धारा निरंतर बह रही है, जो प्राचीनतम से प्राचीनतम और नवीनतम से नवीनतम है, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में शाश्वत है, जो आपको किसी चीज़ को सुनने के लिए मजबूर भी करती है, जो आपको किसी चीज़ के लिए सुनने से इग्नोर भी करती है। जैसे बहुत सारे लोगों को हो सकता है मेरी बातें लग रही हों कि ये बातें क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है, नियम है, नियम लागू होता है। वो नियम क्या है? फोर्ट्रेस है। आपके दिमाग का एक साइकोलॉजिकल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। आपके जितने भी डिसीजन हैं वो दिमाग के अंदर कॉर्टेक्स में जाके बनते हैं। कॉर्टेक्स एक केंद्र है आपके दिमाग में, जो मजबूत भावनाएं बनेंगी, कमिटमेंट बनेगा, वहाँ बनेगा। लेकिन उसके पहले आपकी बुद्धि रोक देगी। सेरेबेलम वो दीवार है जो बोलती है कि आपको ये बात नहीं सुननी है ना? तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जितने भी नियम हैं प्रभावी होते हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता का मतलब इतना सा है, धर्म के अनुकूल चलेंगे तो हम उसके सहयोगी हो जाएंगे, धर्म आपके लिए सहयोगी हो जाएगा। धर्म के विपरीत चलोगे, धर्म आपको मार देगा। चाकू होता है, चाकू का गुणधर्म है, आप उसको फल काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, गला काटने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। छत पे खड़े होकर कूदोगे, यही ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मार देगा, और यही ग्रेविटेशन फोर्स के हम सहयोगी हैं, तो सबको हमको बिठा के रखा हुआ है। धर्मो रक्षति रक्षता इतना सा है। अब धर्म के लिए तलवार उठा के लड़ने चले जाएंगे, रक्षा करेंगे धर्म की हम, नहीं तो धर्म में मार डालेगा। तो ये जो ऐसे नियम है हमें समझने पड़ेंगे। जो मैंने कहा, ये बात आपको समझ में आई? किसी को भी दिमाग में आपको कुछ ना कुछ चिंतन के लिए मजबूर किया? आपको लगा कुछ सोचने वाला है इस समय में? क्योंकि ज़िंदगी बदल रही है, और इस बदलते पूरे के पूरे उपक्रम में अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, या जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे, तो क्या ऐसी स्थितियाँ चलती रहेंगी? अगर आपने अपडेट नहीं किया तो ऐसे ही चलता रहेगा सब। अपग्रेड तो हमें करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब हम मूल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मूल प्रश्न की तरफ। सबसे पहले हम सबको पता होना चाहिए कि हम सब क्यों सनातनी हैं। हर्ष, ये एक एक सबको दे दीजिए।
से वाले दे देंगे वो काम होगा तो उसको बजाने के लिए। देखो, सनातन धर्म को हमेशा से, पूरे के पूरे सनातन धर्म को जिन स्थितियों में अगर कंपाइल किया गया उनको हम वेद बोलते हैं। वेदों को हमारा केंद्र, थोड़ा सा मैं एलेबोरेट करके बता रहा हूँ, फिर एक लाइन में हम समझेंगे कि सनातन क्या है ना। पूरा का पूरा जो कंपाइल किया गया वो वेदों में किया गया, और सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है वो एक ही वेद है, ऋग्वेद। बाद में ऋग्वेद की व्याख्याएं हुई, उसके पार्ट्स बनाए गए, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को श्रुति बोला गया है। श्रुति का मतलब है सुना हुआ। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हम जितना शांत होते चले जाएंगे उतना हमें बहुत सारी चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी जो हमें अभी महसूस नहीं होती हैं, है ना। कभी कभी आप शांत बैठे होते हो, आपको बहुत कुछ ऐसा दिखने लगता है, समझ में आने लगता है जो आपको नॉर्मल डेज में समझ में नहीं आता था। ऐसा होता है। अब जो भी ऋषि या मुनि बहुत ध्यान की अवस्थाओं में होंगे तो बहुत संभावना है कि उन्होंने बहुत छोटी छोटी फ्रिक्वेंसीज को पकड़ा होगा, बहुत छोटी छोटी आवाज़ों को पकड़ा होगा जो हम अपने कान से नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारे कान की एक रेंज है। अगर सच में जिस तरीके से सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उनकी आवाज़ या गर्जना कितनी भयंकर होनी चाहिए, हमारे कान तो फट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें एक फ्रिक्वेंसी पर सेट किया गया है जिससे हम अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो श्रुति का मतलब क्या होता है, जो भी ज्ञान सुन के परसीव करके समझा गया उसको वेद में कंपाइल किया गया है। ठीक है। वेद आपकी संस्कृति का केंद्र है। वेदों में, वेदों के भी 4 भाग होते हैं जिसको बोलते हैं हम संहितास, मतलब मंत्र दिए हुए हैं, वो ध्वनियाँ दी हुई हैं। उसके बाद होते हैं ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब उनको समझना। फिर अरण्यक, उनके प्रयोग, और उपनिषद मतलब फुटनोट्स। 4 होते हैं ये। इन्हीं 4 क्रम के आधार पे आपके 4 जो जीवन के जो आश्रम थे वो बने। सबसे पहला कौन सा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, देन गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, ये आपका एक क्रम है। अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो आपको एकदम से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। वेदों को श्रुति बोलते हैं, तो दूसरा खंड भी है इसका, जिसको हम स्मृति बोलते हैं, है ना। स्मृति खंड में आपकी स्मृति आती हैं 18 स्मृति। स्मृति का मतलब है, जैसे थीसिस लिखते हैं ना, किसी विषय पे बहुत स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो वेदों के जो ज्ञान को अलग अलग तरीके से व्याख्याएं और उनके प्रयोग को समझाया गया, वो हम स्मृतियाँ बोलते हैं। आज जो संस्कारों की तुम बात कर रहे हो, वो संस्कार भी मनुस्मृति में है। 16 संस्कार दिए हैं। उसके पहले अंगीरा जी ने दिए थे 33 संस्कार दिए, है ना। मनु जी ने उस समय के परिस्थिति कालखंड के हिसाब से व्याख्याएं किए, तो 16 संस्कार हैं। और 16 संस्कार बहुत वैज्ञानिक है, कुछ भी पाखंड नहीं है आपके धर्म में। ठीक है। स्मृति के बाद पुराण आते हैं। पुराण कहानियाँ हैं। पुराण आपकी संस्कृति का आधार नहीं है। आप पुराणों की कथाओं पे अगर वाद विवाद करना शुरू किए तो आप फंस जाओगे, है ना। क्योंकि हर पुराण किसी ना किसी को इंगित करता है। शिव पुराण शिव की करता है, देवी पुराण देवी के बारे में बताता है, विष्णु पुराण विष्णु के बारे में बताता है ना। तो वो कहानियाँ हैं, उनके अंदर एक मैसेज है, हिडन मैसेज है जो एनकोडेड है, एनक्रिप्टेड है। उसको समझने के लिए एक विशेष अध्ययन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपके सिद्धांत हैं, फिर आपके आगमास हैं। आगमास में ये बताया गया है कि आपके यहाँ प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है मंदिरों की। जैसे देवी का मंदिर बनाओगे तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, ज्योमेट्रिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, आर्किटेक्चरल, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी मंदिर बनाने से पहले। फिर उसके बाद आपके शिव के हैं 28, देन 77 विष्णु के हैं, फिर सिद्धांत हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है। ये क्रम अवरुद्ध हो गया एक समय के बाद। ठीक है, इतना मोटा मोटा आपको समझ, ये पता होना ही चाहिए आपको। अगर आप सनातनी हो तो इतना पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारे दिमाग में सहज रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, इन सारी की सारी जो नॉलेज है आपके पास, इन नॉलेज को हमारे ऋषि मुनियों ने दर्शनों में इनकॉर्पोरेट किया है। सनातन दर्शन जिनको बोलते हैं। जो भी व्यक्ति सनातन दर्शनों का अध्ययन किया है, जो भी सनातन दर्शनों को शाश्वत मानता है या उनके ऊपर विश्वास रखता है या उनके अध्ययन से गुजरा है, वो सनातनी कहलाता है। जो आपको ज्ञान की आपकी शाखाएं हैं ना, श्रुति स्मृति सारी, उनका सारा का सारा नॉलेज
आपका दर्शनों में है, आपकी